हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में। और इस बार फिर से हम हैं डॉक्टर रेहाना एम बोहरा मैडम के साथ। पिछली बार मैडम से हमने बात की थी पीसीओएस पर बात की थी, सफ़ेद पानी की समस्या पर बात की थी। बहुत सारी महिलाओं ने फ़ोन किए मैडम को कि हमें इस बीमारी के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। और जो मैक्सिमम हमें जो कॉल आए हैं वो थे थायराइड को लेकर। तो मैडम, बहुत से हमारी जो महिलाएं हैं वो थायराइड की प्रॉब्लम से इस समय पीड़ित है। क्या होता है ये थायराइड? एक्चुअली थायराइड जो होता है एक ग्लैंड होती है गले में, एक तितली के आकार की ग्लैंड होती है जो हार्मोन सिक्रीट करती है। और वो हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वो हमारा मेटाबॉलिज्म देखता है, वो हमारा डाइजेशन देखता है, वो हमारा मूड देखता है, हमारी स्किन, हेयर्स, नेल्स देखता है। उसके अलावा हमारी बोन ग्रोथ देखता है। और स्पेशली फीमेल्स के अंदर जब बच्चा बनता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे के डेवलपमेंट पर, बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थायराइड एक्चुअली कैसे काम करता है, तो हमारे दिमाग में दो ग्रंथियाँ होती है। एक का नाम होता है हाइपोथैलेमस, एक का होता है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस टीआरएच सिक्रेट करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी सिक्रेट करती है टीएसएच। टीएसएच आके थायराइड को स्टिमुलेट करता है और वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आप अपने हार्मोन्स निकालिए। तो वहाँ से वो निकालता है T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स। T3 जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, वो मेन हमारे सारे बॉडी के सिस्टम्स और दूसरे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। T3 T4 में से T3 एक्टिव फॉर्म होता है जो सारे बॉडी के रेगुलेशंस को, सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, दूसरे हार्मोन्स पर भी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे जब वो हमारे हंगर को स्टिमुलेट करता है, अगर बहुत ज़्यादा T3 बढ़ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन तब भी हमारा वेट नहीं बढ़ता क्योंकि हमारा BMR बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, हम जितना खाना खाते हैं वो पूरा पच जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर यही T3 कम हो जाता है तो हमारा BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा वेट गेन पुट ऑन होने लगता है। T3 जब बढ़ जाता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, और T3 कम होता है तो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। लेकिन जो इसकी रिपोर्ट्स होती हैं, हम उसको T3 T4 से ना एवेल्यूएट करके टीएसएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर आता है वो देखते हैं। तो ये T3 से बिल्कुल उल्टा चलता है जी। अगर T3 ज़्यादा है तो टीएसएच कम हो जाएगा, और अगर T3 कम है तो टीएसएच बढ़ जाएगा। तो जब टीएसएच बढ़ता है तब उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। जी। अब ये तो जो मैम आपने बात बताई T3 T4 और जो भी टाइप है थायराइड के, तो साइंटिफिकली लैंग्वेज में हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जो घर में हमने महिलाओं को सुना है वो कहती हैं मुझे वो मोटा होने वाला थायराइड हो गया है, और या मुझे दुबला होने वाला है, मैं दुबली होती जा रही हूँ, तो ये भी थायराइड है, वो भी थायराइड है। तो ये मोटा दुबले का क्या है इसमें? जी, आपने सही पूछा। जब टीएसएच बढ़ जाता है इसका मतलब है T3 T4 कम हो रहा है, मतलब हाइपो में जा रही है, हाइपोथायराइडिज्म में जा रही है। हाइपोथायराइडिज्म में हमारी बॉडी का BMR कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, मरीज़ का वज़न बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसकी डाइजेशन करने की क्षमता जो है उसके शरीर की कम हो गई है। वो जितना खा रही है पूरा के पूरा शरीर को लग रहा है। जबकि पेशेंट की कंप्लेन होती है मैडम तो इतना खाते ही नहीं है, तब भी मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, उसका डाइजेशन भी गड़बड़ हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लगा है, उसको माहवारी भी ज़्यादा जाने लगी है, कंपेरेटिवली उसको ठंड ज़्यादा लगने लगी है। ऐसा नहीं है कि ठिठुरने लगती है, लेकिन जब नॉर्मल लोग अच्छा लग रहा होता है उसको ठंड लग रही होती है, उसको पंखा बर्दाश्त नहीं होता है, वो कूलर बर्दाश्त नहीं कर पाती। सेम चीज़ जैसे पतला होने वाला थायराइड, उसमें होता है कि T3 T4 बढ़ जाता है, मतलब TSH कम हो गया है पेशेंट का। उसमें उसे बहुत भूख लगती है, पूरे टाइम भूख लगती रहती है, खूब खाती भी है, अच्छा हेल्दी खाना खाती है, तब भी उसका वेट पुट ऑन ही नहीं होता। वो हर दिन के साथ पतली होती जाती है, चिड़चिड़ी सी होने लगती है, वो उसको बार बार मोशंस लगने लग जाते हैं, महीना नहीं आता है उसको प्रॉपरली। और प्रेग्नेंट होने में भी थायराइड का बहुत इफ़ेक्ट रहता है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चा नहीं रुक पाता है, और अगर रुकता भी है तो अबॉर्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। उसको
मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो हमारी महिलाएं ये तो समझ गई हैं कि हाइपोथायराइड क्या होता है, हाइपर थायराइड क्या होता है, दुबले किस में होते हैं और मोटे किस में होते हैं। अब मैडम इसमें जनरली इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मतलब अगर थायराइड हो गया है तो कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी में चेंजेस होते हैं, ये सब बातें भी थोड़ा सा हमारी महिलाओं को बताया। जी बिल्कुल। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है मतलब मोटा करने वाला थायराइड होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि वज़न बढ़ जाता है, बिना कुछ ज़्यादा कैलोरीज लिए वज़न बढ़ने लग जाता है, स्किन ड्राई होने लग जाती है, नाखून और बाल भी कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं, कन्फ्यूजन वाली स्टेट रहती है, बार बार औरतें भूलने लग जाती है। जब माहवारी आती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इर्रेगुलर मेंसेस होने लगते हैं, ठीक से अंडे नहीं बन पाते, क्योंकि थायराइड का इफेक्ट जो होता है वो ओवरीज पर भी पड़ता है, तो उसके हार्मोन को भी इफेक्ट करने लगता है। ठीक से अंडा नहीं बनता है तो प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल पड़ती है उनको। जी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसको पार कर जाती है तो बेबी का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ पाता है। अगर ये सब चीज़ें ठीक होती है तो कभी कभी ब्लड प्रेशर, जिसको हम एक्लैम्शिया या प्री एक्लैम्शिया बोलते हैं, उस कंडीशन में आने की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा प्रीटर्म डिलीवरी मतलब वक्त से पहले 9 महीना पूरा होने से पहले डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वैसा ही सेम हाइपरथायराइडिज्म में होता है कि जब थायराइड बढ़ जाता है तो मरीज़ का वज़न हर कुछ खाने के बाद भी बढ़ता नहीं है, चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा घर वालों पर गुस्सा करना, बच्चों पर गुस्सा करना, स्किन पर से ग्लो चला जाना, जी, थकान लगती रहती है पूरे टाइम, उसको नींद नहीं आती है पेशेंट, अत्यधिक गर्मी लगना, उसको हमेशा तेज पंखा, एसी, कूलर उसके बिना रह नहीं पाती, बार बार मोशन होने लगते हैं, मेंसेस गड़बड़ हो जाती है, उसमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कम होता है। वैसे ये जो आपने सारे कारण बताए हैं ये हमारी महिलाओं के साथ बहुत होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, और फिर स्किन को लेकर तो आप खुद भी महिलाएं, आप समझती हैं कितनी प्रॉब्लम में होती है महिलाएं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर थायराइड उन्हें हो गया, उन्हें ये भी पता चल गया कि कौन सा टाइप है, तो फिर अब वो बचेंगी कैसे, इसे कैसे दूर रह सकती हैं? फर्स्ट तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो टेस्ट कराएंगे, तो इसकी जो रेंज होती है लैब टू लैब डिफरेंट होती है। मेनली हम TSH देखते हैं जी, तो लैब टू लैब, लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी अलग अलग रेंज होती है। नॉर्मली 0.5 to 5.5 रेंज रखते हैं हम लोग। 4 तक हम लोग मानते हैं कि नॉर्मल है, मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन ना अगर प्रेगनेंसी चाहिए पेशेंट को तो उसको 2.5 के बिलो अगर रखती है TSH को तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर उससे ऊपर होती है तो डॉक्टर मतलब हम लोग पेशेंट को दवाई देते हैं, थायराइड हार्मोन्स अलग से देते हैं ताकि उसके TSH कम होने लगे, थायराइड उसका बढ़ने लगे और उसके ओव्यूलेशन और मेंसेस रेगुलर हो जाए और वो कंसीव कर पाए। कंसीव करने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकंड ट्राइमेस्टर सेकंड 3 मंथ्स एंड लास्ट ट्राइमेस्टर 7, 8 और 9वां महीना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको 3 या लेस देन 3 होना चाहिए। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3.5 तक हम लोग चला लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो 3 या बिलो 3 रखे, क्योंकि उस टाइम पर उसका बच्चू बन रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है। अगर उस टाइम पर हम उसका थायराइड कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो बच्चे के कॉग्निटिव फंक्शंस मतलब ब्रेन डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट करेगा, उसके इंटेलिजेंस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। अब ये महिला अपने से देख सकती है कि उसका TSH किस रेंज में आ रहा है। जब वो हार्मोन प्रोफाइल करवाती है थायराइड हार्मोन, तो खुद भी देख सकती है कि उसका TSH का लेवल क्या है जी। वहाँ पर रेफरेंस रेंज लिखी हुई होती है लैब टू लैब। उसके बाद जो उनकी रेंज आई होती है, जो रिपोर्ट होती है, तो अपने आप कंपेयर करके देख सकती है कि वो कहाँ किस स्टेज पर है, कितना है, और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी डोज को टाइट्रेट करवा सकती है। इसके लिए हम करते हैं जब हम
अगर हमें लगता है कि महिला का TSH ज़्यादा है, मतलब T3 T4 कम है, तो हम उसको थायराइड देते हैं, मिनिमम डोज से स्टार्ट करते हैं, 1 महीना खाने के बाद उसको रिपीट करवाते हैं, बिकॉज जी। इसकी दवाइयों का इफेक्ट आने में समय लगता है। थायराइड हार्मोन जो हमें ब्लड में सीरम में लेवल दिखाता है, वो ऑलरेडी फॉर्म थायराइड का होता है। जब अगर मैंने आज दवाई दी तो कल थायराइड के लेवल पर इफेक्ट नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, उसको समय लगता है, महीना धीरे धीरे कंट्रोल होता है। क्योंकि ये पहले थायराइड हार्मोन बना के ग्लैंड में रखती है, फिर बॉडी में रिलीज करती है उसको। जब मैं दवाई दूंगी तो थायराइड हार्मोन जब नया बनेगा तो ग्लैंड में स्टोर्ड रहेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो निकलेगा। जब निकलेगा तभी हमें पता चलेगा कि अब नया वाला हार्मोन आया है, अब इसका ब्लड लेवल क्या है। तो उसको 4 हफ्ते से 6 हफ्ते लगते हैं उस चीज़ को। तो हर महीने स्टार्टिंग जब प्रेगनेंसी होने वाली होती है, जब वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवा रही होती है, या जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें हर महीने उसका T3 T4 TSH करवा के देखना होता है कि कितना उसका हार्मोन लेवल है और हमने जो डोज दी है वो सही है या नहीं है। अगर सही रेंज में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हम उसका डोज इंक्रीज टाइट्रेट करके इंक्रीज कर देते हैं, और नेक्स्ट मंथ फिर चेक करवाते हैं कि TSH नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ। अब मैम ये तो हो गई बात प्रेगनेंसी की, लेकिन प्रेगनेंसी के अलावा जो दूसरी महिलाएं हैं जो ओवर एज हैं, मतलब अधिक उम्र की हैं, उन्हें भी थायराइड होता है? हाँ, थायराइड किसी भी एज में हो सकता है। तो ये भी एक बात है कि थायराइड किसी भी एज में हो जाता है, गले की ग्रंथि से समझ में आता है। घरेलू क्या इसके उपचार हैं जिससे बच सकते हैं वो लोग? हमें कुछ एक्सरसाइजेस होती है, कुछ योगा प्राणायाम होते हैं, वो उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड बढ़ा हुआ है तो आपको कैबेज, मतलब पत्ता गोभी नहीं खाना, फूल गोभी नहीं खाना, ब्रोकोली, लेग्यूम्स, इस टाइप की चीज़ें नहीं खाना, बरबटी नहीं खाना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको आयोडीन डाइट में ज़्यादा लेना है, तो आजकल सारे ही नमक आयोडाइज होते हैं, तो आयोडाइज नमक ही यूज़ करना है। इसके अलावा हमें अपने खाने में जिंक ऐड करना है, सेलेनियम ऐड करना है, या तो उसकी सप्लीमेंट लेना है, या ऐसी चीज़ें, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसी डाइट लेना है जिसमें जिंक और सेलेनियम ज़्यादा हो। जी। बिकॉज आयोडीन तो हमें मिल जाता है सॉल्ट के थ्रू। मतलब आयोडीन लेना है, जिंक लेना है, सेलेनियम जी, और सेलेनियम, ये 3 बातों का ध्यान रखना है हमें। जी। और ये तो हो गई डाइट, ठीक है। एक्सरसाइज भी आपने बता दी। और घर पे रहकर ही थायराइड सही हो सकता है, या ऐसी सिचुएशन आती है कोई टिपिकल कंडीशन जब डॉक्टर के पास ज़्यादा ही पड़ता है? हाँ, थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए हम अपने से तो दवाई नहीं ले सकते, डॉक्टर ही हार्मोन्स देते हैं उसके लिए। इसके अलावा जब थायराइड, बेसिकली हमें पहले पता लगाना होता है कि थायराइड हमारा गड़बड़ क्यों हो रहा है। नॉर्मली पहले ऐसा होता था कि हमें आयोडीन की कमी हो जाती थी, किसी पर्टिकुलर एरिया में आयोडीन की कमी होती थी, लेकिन अब आजकल सब जगह ही आयोडाइज नमक होता है, आयोडीन की सप्लाई अच्छी खासी रहती है। तो आयोडीन बहुत रेयर होता है कि आयोडीन की कमी से हो, लेकिन कभी कभी हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही गलतफहमी में रहता है, वही हमारे थायराइड को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो हमें वो ढूंढना पड़ता है, उस इम्यूनिटी को, जिस चीज़ को डैमेज कर रही है, जो चीज़ थायराइड को, उसको रोक के उसका ट्रीटमेंट देना रहता है ताकि हमारा थायराइड बचा रहे। इसके लिए हमें हो सकता है कि आयोडीन सप्लीमेंट देना पड़ता है, थायरॉक्सिन देना पड़ता है, और उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि थायराइड की टैबलेट्स जो होती है वो अक्सर हम बोलते हैं कि आपको मॉर्निंग में लेना है, एम्प्टी स्टमक ही लेना है, उसको लेने की 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं लेना। लेकिन लोग कभी कभी समझ ही नहीं पाते उसको, क्योंकि जो हम थायराइड देते हैं, जो टैबलेट्स देते हैं, वो हार्मोन होता है। अगर हमने किसी चीज़ के साथ, खाने के साथ या दवाई के साथ लिया, तो उस चीज़ के थायराइड के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमें डोज समझ में नहीं आएगा कि हमने जो डोज दिया है वो सही गया है या नहीं गया। हमने डोज तो दिया लेकिन उसको इफेक्ट पूरा नहीं आया। इसलिए बेटर रहता है, सबसे बढ़िया रहता है कि उसको मॉर्निंग में उठते ही आप ले लो, खाली पेट रहता है, दवाई पूरी एब्जॉर्ब होगी और दूसरी चीज़ को अफेक्ट नहीं करेंगी। स्पेशली मैं कहना चाहूँगी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कि आपकी जो इन प्रेगनेंसी जो दवाइयाँ चल रही होती है, आयरन, कैल्शियम या मल्टीविटामिन जो भी, उससे बिल्कुल उसको अलग रखें, टाइम मेंटेन करें। जब थायराइड हार्मोन से टैबलेट जो भी आप लेते हैं, उसके 1-2 घंटे बाद आयरन लें,
उसके 1-2 घंटे बाद कैल्शियम है। सबको मिक्स ना करें, प्रॉपरली टाइम दे सबको, ताकि थायराइड अपना एब्जॉर्ब हो सके और आपको दवाई का सही इफेक्ट आ सके। सही डोज आप सही समय पर ले लीजिए। तो कुल मिला के ये बात तो क्लियर हो गई, थायराइड क्या होता है, कौन से प्रकार हैं, कैसे हो रहा है, दुबले हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ये भी आप समझ गए हैं। उसके बाद खाने में क्या लेना है ये भी मैडम ने बता दिया, जिंक लेना है और सेलेनियम लेना है, और एक और बताया था मैम, आयोडीन। ये चीज़ों का ध्यान रखना है, थायराइड को बैलेंस रखना है, कुल मिलाकर है ना, बैलेंस रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखें तो ना आपको चिड़चिड़ाहट होगी, ना आप घर में अपने पति से बच्चों से झगड़ेंगे, और ना पंखे को लेकर झंझट होगी कि मैं पंखा चालू करूंगी या ना करूंगी। तो इन सब के पीछे जो मेन दिक्कत है वो थायराइड है, और थायराइड को आप बैलेंस ऐसे कर सकती हैं। खाने का विशेष ध्यान रखें, गोलियां जो मैडम ने बताई है उसका एक विशेष समय है, उसका ध्यान रखें। आप अपने चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं, और उसके अलावा मैडम का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे भी चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा और भी जो भी आपको समस्याएं हैं आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैडम ने आज थायराइड को लेकर हमारे साथ डिस्कशन किया, और आगे ऐसे ही हम मैडम से और रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल मैडम आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।